यूट्यूब चैनल में स्वागत है डीएलएड स्पेशल क्लासेस में। जैसा कि आज सेकंड सेमेस्टर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। गुप्त वंश, मौर्य वंश आपका पूरा हो चुका है। अगर हमने पहले ही कहा था कि यदि आपको कहीं समस्या होगी तो पुनः कमेंट्स में करेंगे तो और भी कुछ न कुछ निदान करेंगे आपकी समस्या का। आइए गुप्त वंश के बारे में आज बात करते हैं। गुप्त वंश की स्थापना वस्तुतः देखा जाए तो मौर्य वंश के बाद बड़ा साम्राज्य गुप्त वंश ही है तो 5-6 वर्षों का लगभग गैप बीच में बहुत सारे लोग आए। शुंग, नाग, शिशुनाग, तमाम वंश आए, लेकिन छोटे छोटे समय काल के लिए आए थे। यह गुप्त वंश जो है ईस्वी काल में हुआ। गुप्त वंश की स्थापना आपके डीएलएड एनसीईआरटी में तो 275 ईस्वी में बताया गया है। 275 ईस्वी में बताया गया है। कहीं कहीं बुकों में 240 ईस्वी में। किसने किया था गुप्त वंश की स्थापना? श्रीगुप्त ने। किसने किया था? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी थी। और यह गुप्त वंश एक छोटा सा साम्राज्य, छोटा सा जगह था। कौशाम्बी को राजधानी बनाया था गुप्त वंश का, और आपके इलाहाबाद के नजदीक में है कौशाम्बी को। तो श्रीगुप्त जी गुप्त वंश की स्थापना किया था 275 ईस्वी में एनसीईआरटी के तहत। और इन्होंने महाराज श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद 300 ईस्वी में इनका पुत्र घटोत्कच बैठता है राजगद्दी पर। घटोत्कच राजगद्दी पर बैठता है। वह भी स्वतंत्र शासक नहीं रहता, वह भी बैठने के उपरांत महाराज की उपाधि धारण करता है। अर्थात कहा जा सकता है कि ये स्वतंत्र शासक नहीं थे गुप्त वंश के। लेकिन इनके बाद घटोत्कच का पुत्र एक जो है 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठता है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठता है। और यह राजगद्दी पर बैठते ही अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है और अपने राज्य को एक स्वतंत्र घोषित कर देता है। वो किसी के अधीन थे, लेकिन यह अपने आप राज्य को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है वास्तविक संस्थापक जो है 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की थी। लेकिन संस्थापक का नाम आएगा तो श्रीगुप्त का ही नाम आएगा। उपाधि इन्होंने, इनका विवाह कुमार देवी से हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सी उपाधि धारण करी थी इन्होंने? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त का शासनकाल सुव्यवस्थित था। इन्होंने 335 ईस्वी तक शासन किया था। और हाँ, एक बात और है कि राजगद्दी पर बैठते ही 319 में इन्होंने गुप्त संवत स्टार्ट कर दिया था। गुप्त संवत 319 में गुप्त संवत का प्रारंभ कर दिया गया था। ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। और इस प्रकार 335 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और तो इनके बाद गुप्त वंश का राजा, इनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के इतिहास में एक सबसे प्रभावशाली शासक होता है। यह कब गद्दी पर बैठता है? 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठते ही इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। इनकी उपाधियां थी महाराजा धीराज, विक्रमांक, कविराज, और इसके साथ साथ गुप्त वंश के समुद्रगुप्त जो है ये बैठते ही एक बहुत प्रतिभाशाली शासक थे। कुशल, योग्य जो है प्रतिभाशाली था। इन्होंने बैठते ही पहले आर्यावर्त और दक्षिणावर्त, दो भाग था, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त। आर्यावर्त में आक्रमण किया। आर्यावर्त में आक्रमण कर 9 शासकों को अपने अधीन कर लिया। आर्यावर्त के 9 शासकों को अपने अधीन कर लिया, जैसे अच्युत, नागसेन,
रुद्रदेव, मलिक, ऐसे 9 शासकों को आपके उत्तर भारत के जो थे, चंद्रवर्मन, गणपति, ऐसे जो है 9 शासकों को अपने अधीन कर लिया। एक बड़ा साम्राज्य उत्तर की ओर कर लिया, मतलब प्रयाग के, इलाहाबाद के उत्तर की ओर कम से कम 9 शासकों को पराजित किया। आर्यावर्त कहा जाता है उत्तर। और एक दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। कितना? ये विजय अभियान था समुद्रगुप्त का। आर्यावर्त और दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। जैसे कोराल, विष्णुपुर, कोसल, ये सब क्षेत्र जो है इनके कांची जो है 12 शासकों, इन प्रकार के 12 शासकों को पराजित किया था। तो कहने का अर्थ है हुआ कि उनका इस सबसे बड़ा गुप्त वंश का जो है साम्राज्य विस्तार हो गया। उत्तर में प्रारंभ होता है आपका पंजाब के क्षेत्र से और चला जाता है दक्षिण के सुदूर अंतिम तक, छोर तक। इस प्रकार एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। इसके साथ साथ समुद्रगुप्त के शासन काल में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से प्रत्येक क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसी कारण गुप्त वंश का यह स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश का यह स्वर्ण काल माना जाता है क्योंकि चहुमुखी विकास था। इसके समय काल में चारों तरफ प्रत्येक क्षेत्र में विकास था। हमने आपसे चर्चा किया कि वह चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में यह जो है समृद्धता आ गई थी। यह स्वयं एक जो है संगीत प्रेमी था, इसीलिए इसे कविराज की उपाधि भी धारण की थी इन्होंने। संगीत में इसे कहीं कहीं इसके सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, दिखाया गया है, इसलिए इसे संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने कहा था कि यह भारत का नेपोलियन है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त का। इसका प्रधानमंत्री या दरबारी कवि कौन था, ये भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री या दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। इसका दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। संगीत प्रेमी आपका गुप्त वंश का स्वर्ण काल, और यह दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और उस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, उसमें संपूर्ण समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में, राजनीति के बारे में चर्चाएं की गई थी। इस प्रकार कहा जा सकता है गुप्त वंश का यह सबसे समृद्धिशाली समय था। इसने आर्यावर्त, दक्षिणावर्त के साथ साथ कुछ जो है सीमांत प्रदेशों को भी अपने उसमें कर लिया, जैसे नेपाल, कामरूप, दवाक, कर्तपुर, ये सब चीज का जो सीमांत प्रदेश भी अपने, और गणराज्यों को भी विजित किया था। बहुत सारे गणराज्यों को भी विजित किया था। इस प्रकार समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होता है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त एक अयोग्य विलासी शासक होता है। वह बहुत दिन तक शासन कार्य सही ढंग से संचालित नहीं कर पाता। उसी के टाइम में शकों ने आक्रमण किया और उन पर अधिकार भी कर लिया। फलतः उनकी पत्नी को उठा ले गए थे जो है, लेकिन यह सहन चंद्रगुप्त द्वितीय को नहीं हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय कहा गया, जो उसका छोटा भाई था, और वह शकों को पराजित करता है और पुनः छुड़ा कर ले आता है, और शकों को पराजित करता है और पराजित कर, क्योंकि उसे जो है यह चीज बर्दाश्त नहीं होता, जो है अपमान, और उसकी हत्या कर देता है और स्वयं राजगद्दी पर आसीन हो जाता है। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही वह
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। कहाँ की उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को पराजित करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। यह भी समुद्रगुप्त जैसा ही महान शासक था। यह भी वीर था, कुशल प्रशासक था, कुशल योद्धा था, सेना नायक था, जो है यह भी गणराज्यों को भी विजित किया था, शकों पर भी अपना अधिकार स्थापित किया था, इसीलिए इसको बाहलिकों पर भी अधिकार किया था, इसीलिए इसको एक महान विजेता भी इसे भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसके यह एक साहित्य प्रेमी था। साहित्य प्रेमी था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसीलिए इसका जो है साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका दो क्वेश्चन आते हैं जो है, अगर पूछा जाए गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है तो आप समुद्रगुप्त कहोगे। साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है तो वह नाम आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। चूंकि इसके समय में 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न आप आगे पढ़ेंगे जो है मुगल वंश में अकबर के भी हुआ करते थे। इसके समय में भी 9 रत्न हुआ करते थे। जैसे कौन कौन? बहुत बहुत प्रख्यात 9 रत्न: कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, छपड़क, शंकु, अमर सिंह, विक्रम बेताल। इस प्रकार से 9 रत्न हुआ करते थे और सभी ने एक एक से ऐसी ऐसी, कालिदास को कौन नहीं जानता कि महान महान किताबें इन्होंने लिखा है, इन पुस्तकों का वर्णन किया। आर्यभट्ट, भारत के क्या विश्व के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। बराहमिहिर, महान वैज्ञानिक, विज्ञान के क्षेत्र में। तो प्रत्येक जितने भी थे, अमर सिंह, अमरकोश विख्यात है इनका जो है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े उस समय साहित्यों की रचना किया गया। किसके समय में? चंद्रगुप्त। इसीलिए इसका साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी के समय चंद्रगुप्त के दरबार में ही फाहियान आया था। फाहियान, एक महान दार्शनिक फाहियान आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, और जो 15 वर्षों तक रहा। कितने दिन तक रहा? 15 वर्षों तक भारत में रहा, और जिसमें 7 से 8 वर्ष चंद्रगुप्त के ही राज्य में अपना जीवन बिताया। आया तो था बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने, लेकिन यहाँ से इतना चंद्रगुप्त द्वितीय से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, इसने इसके राजनीतिक जीवन, प्रत्येक क्षेत्र की सुख समृद्धि देख करके प्रभावित हो गया। और इस पर एक किताब भी लिखा है, क्योंकि नामक एक पुस्तक की रचना की है, जिसमें संपूर्ण चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंधित या गुप्त वंश संबंधित सारी व्यवस्थाएं अपना विस्तृत रूप से चर्चा किया है। तो भी एक महान विजेता था, कूटनीतिज्ञ था। यह भी कई विवाह किया था, इसलिए राजाओं से जो है अपना अच्छा के लिए कहा जा सकता है कि एक महान गणित कूटनीतिज्ञ शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद गुप्त वंश का शासक होता है कुमारगुप्त। कौन बैठता है फिर? कुमारगुप्त। 414 से लेकर के और 455 तक। हाँ, 414 से 455 तक। 414 में इस बार चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। 414 से 455 तक कुमारगुप्त भी सुयोग्य शासक था। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किया था। तो कहा जा कुमारगुप्त अश्वमेध यज्ञ भी किया था कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त से यही क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो आप लिख सकते हैं कुमारगुप्त। इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था अपने, इसने भी, इसके सिक्के में भी अश्वमेध करता हुआ सिक्के जारी किए गए थे। इसके बाद एक और कुशल प्रशासक आता है, कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त।
अस्कंदगुप्त का शासनकाल होता है 455 से 467। तो 455 तक कुमारगुप्त का 455 से 467 तक अस्कंदगुप्त का शासनकाल होता है। अस्कंदगुप्त अंतिम जो है गुप्त सम्राट, एक योग्य गुप्त सम्राट होता है। उसके बाद कई लोगों ने शासन किया, लेकिन जिस प्रकार से अस्कंदगुप्त तक शासन किया गया उस प्रकार से शासन फिर आगे के नहीं हुआ, क्षीणता आ गई। अस्कंदगुप्त के ही समय हूणों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? हूणों का आक्रमण, जो कि मध्य एशिया से आने वाले थे हूण। ये बहुत ही, ये तो आए थे चरवाहे के रूप में, लेकिन ये बहुत ही बार आक्रमण किया और असफल, हूणों का आक्रमण असफल किया। कौन असफल किया? अस्कंदगुप्त ने। बहुत बड़ा योद्धा था अस्कंदगुप्त भी। अस्कंदगुप्त का एक और बार बार क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो ये आता है, हूणों का आक्रमण किसने दबाया? एक और क्वेश्चन आता है, इसने जो मौर्य वंश के द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील थी उसका पुनरुद्धार किया था। किसके द्वारा कराया गया था? वो पर्णदत्त, सौराष्ट्र का, उस समय सौराष्ट्र का वह गवर्नर था। हाँ, सौराष्ट्र का गवर्नर था पर्णदत्त, जिसके द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया था। इस प्रकार, और अंतिम शासक, इस प्रकार यह अंतिम शासक, यहां तक तो जो है योग्य थे, और अंतिम शासक क्वेश्चन बार बार आता है। अंतिम शासक के रूप में था कौन? भानुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त होता है, और इस बार शासन का अंत होता है। कल हम गुप्त वंश के जो है शासन प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। आज गुप्त वंश के राजों के बारे में आपसे किया, अब कल गुप्त वंश के जो है प्रशासन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कहीं परेशानी होती है, कहीं दिक्कत होता है, तो आप चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।